दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन आज आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। आमेर का इतिहास स्टार्ट करेंगे। अब से पहले अपन बात करें तो सबसे पहले पढ़े थे अपन गुहिल वंश का इतिहास, यानी मेवाड़ का। मेवाड़ में मुख्यतः गुहिल वंश का शासन रहा था। उसके बाद में अपन पढ़े थे मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ में राठौड़ों का शासन रहा था। राठौड़ों के बाद में अपन पढ़े थे चौहानों का इतिहास। चौहान वंश अलग अलग रियासतों में था, तो चौहान वंश के अपन लगभग जो भी बड़ी या मुख्यतः रियासतें थी उनका इतिहास अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जो चौहानों के साथ में अंतिम जो अपनी क्लास थी उसी में अपन झाला वंश का इतिहास भी पढ़ लिए हैं। झालावाड़ का इतिहास, वहां पर झाला वंश का शासन रहा था। तो साथ में चौहानों के साथ में, या चौहानों की जो अंतिम क्लास रही थी अपनी कोटा के चौहानों के साथ में, अपन झालावाड़ का इतिहास या झालावाड़ का झाला वंश भी पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करते हैं आमेर का इतिहास। राजस्थान में कछवा वंश की एक बड़ी रियासत रही थी आमेर। हालांकि राजस्थान में ही आमेर से पहले और भी स्थानों पर कछवा वंश का शासन रहा था, तो उसकी भी अपन बात करेंगे। पहले कछवा वंश कहाँ पर आता है, या कछवा शासक सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, फिर आमेर में किस प्रकार से आते हैं, उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, देखिए आमेर का इतिहास पढ़ेंगे आज अपन। जिस प्रकार से अपन और रियासतों की बातें करते आए हैं उसी प्रकार से बात करें स्टार्टिंग में आमेर रियासत। आमेर रियासत में भाई किस वंश का शासन रहा है। देखिए, अपन बूंदी में पढ़ते हैं मीणा वंश का शासन रहा था। मीणाओं को हराकर फिर चौहान वंश आ जाता है और हड़ा सागा की स्थापना होती है। इसी प्रकार से आमेर रियासत में भी मीणा वंश का शासन रहा था। पहले कछवा वंश से पहले मीणा वंश का शासन रहता है, लेकिन जो कछवा शासक मीणा राजाओं को हरा देते हैं और कछवा वंश की स्थापना करते हैं। तो मुख्यतः अपन अगर माने या पढ़े तो यहाँ पर जो शासन रहता है कछवा वंश का शासन रहता है। ठीक है, देखिए आमेर में कछवा वंश का शासन रहा है, ये आपको पता है। अपन अभी बात कर लिया है। जो कछवा वंश से पहले आमेर में मीणा वंश का शासन था, वो भी अपन पहले बात कर चुके हैं। राजस्थान में मुख्यतः दो रियासतें थी, एक तो बूंदी और एक आमेर, जहां पर मीणा वंश का शासन रहा है। ठीक है, देखिए जो एक कछवा शासक है अभी आते किस प्रकार से राजस्थान में, किस प्रकार से एंट्री करते हैं। और ये जो कछवा शासक थे ये किसके जो वंशज थे, या अपने आप को किसके वंशज मानते हैं। जो कछवा शासक है ये अपने आप को भगवान राम का जो बेटा था उसके वंशज मानते हैं। ठीक है, भगवान राम का जो बेटा कुश था, तो ये जो कछवा शासक मानते हैं अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। तो ये शुरुआत में रहता है कुशवाहा। ठीक है, कुछ इतिहासकार बताते हैं भाई जो कुशवाहा यानी कुश के वंशज होने के कारण कुशवाहा नाम पड़ता है वंश का। आगे चलकर कुशवाहा होता होता कछवा हो जाता है। कुछ जगह पर कछावा मिल जाएगा, कुछ जगह पर कछवाहा मिल जाएगा और कुछ जगह पर कुशवाहा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो कछवा शासक है ये अपने आप को रघु के वंशज भी मानते हैं, तो कछवा शासकों को रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। अब बात आती है रघुवंश तिलक इनको क्यों कहा जाता है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान राम की कोई पूर्वज रहे थे, कोई बड़ा राजा रहा था भगवान राम की पीढ़ी में, यानी भगवान राम से पहले वाली पीढ़ी में कोई बड़ा राजा रहा था रघु नाम का। ठीक है, रघु नाम का कोई राजा रहा था। इस रघु के वंशज होने के कारण ये जो वंश था ये अपने आप को रघुवंश भी मानता है, रघुवंशी भी मानता है, और ये कुछ के वंशज होने के कारण यानी कछुआ कहलाए थे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि किस रियासत के शासक अपने आप को रघुवंश
तिलक मानते थे, या रघुवंश तिलक, यानी किस रियासत के शासकों को रघुवंशीय तिलक कहा जाता था, रघुवंश तिलक कहा जाता था। ठीक है, और ये यानी कुशवाहा और कछवा तो आपको पता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए भगवान राम का जो वंश था इक्ष्वाकु वंश था। ठीक है, भगवान राम का जो वंश था वो इक्ष्वाकु वंश था। तो कछवा शासक तो अपने आप को कुश के वंशज मानते हैं, या रघुवंश तिलक भी अपने आप को कहते थे, या कछवा शासकों को रघुवंश तिलक भी कहा जाता था। भगवान राम का अगर वंश पूछा जाए या कोई बात आ जाए तो भगवान राम का जो वंश था इक्ष्वाकु वंश। अपन देखिए नॉर्मली बात करें तो तीन तरीके से बात कर रहे हैं। भगवान राम का जो वंश था इक्ष्वाकु वंश था। कछवा शासकों का यानी जो कछवा है अपने आप को भगवान राम के बेटे उसके वंशज मानते हैं, और ये अपने आप को रघुवंशीय भी मानते हैं कि हम रघु के वंशज हैं। ठीक है, तो आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा, हालांकि मैंने भी समझाने की सही कोशिश की है। ठीक है, तो वापस एक बार बैक जाके देख सकते हो वीडियो को। अब देखिए, अब बात आती है कि जो कछवा शासकों में सबसे पहले शासक की बात आती है। भाई कोई भी जो वंश होगा उसका राजा भी होगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले जो इनका शासक हुआ था दुल्हराय। देखिए दुल्हराय का जो वास्तविक नाम की बात करें तो इसका जो वास्तविक नाम था तेजकर्ण था। ठीक है, इसका जो वास्तविक नाम था तेजकर्ण था। अब दुल्हराय की बात आती है तो दुल्हराय भाई क्यों कहा गया? देखिए इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं कि ये गोरा था, दूल्हे के जैसा लगता था। अब भाई राज परिवार से होगा तो दूल्हे के जैसे तो वैसा ही होगा, अपने जैसे थोड़ी ना कि भाई वैसे घूम रहा धूल में होके। राज परिवार से है तो दूल्हे के जैसे तो बन ठन के तो रहता होगा, गोरा भी होगा राज परिवार में। भाई हो सकता है काले गोरे, भाई कलर की कोई बात नहीं है, कोई भी भाई ये कलर जो अमीर गरीब नहीं देखता, लेकिन ऐसा कहा जाता है जो तेजकर्ण था ये बंठन कर रहता था, दूल्हे के जैसे रहता था, दूल्हे की जैसे लगता था, गोरा भी था यानी स्मार्ट था, तो इसलिए भाई दूल्हे का जैसा दिखने के कारण इसको दुल्हराई कहा गया है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है, तो दुल्हराई के नाम से ही प्रसिद्ध होता, हालांकि इसका वास्तविक नाम था तेजकर्ण था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो दुल्हराई या तेजकर्ण था इसका जो ससुराल था ये दौसा साइड में था। ठीक है, दौसा में कुछ चौहानों में इसका जो यानी ससुराल था, इधर इसका ब्याह हो रखा था, विवाह हो रखा था, शादी हो रखी थी। अब देखिए जो इसके ससुराल वाले थे इसके पास मैसेज करते हैं, ये जो देखिए नरवर एमपी में था। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो जगह पड़ती है नरवर, तो यहां पर ये जो था इसके जो दौसा वाले जो चौहान थे इसके ससुराल वाले मैसेज करते हैं इन चौहानों को दौसा में जो जिनका अधिकार था वो बड़गुजरों का था। ठीक है, दौसा में इस समय शासन था या अधिकार था बड़गुजरों का था। बड़गुजर भाई चौहानों को परेशान कर रहे होंगे, दुल्हराय के ससुराल वालों को, और जो दुल्हराय के जो ससुराल वाले थे भाई वो किंवदंतियां हैं भाई, वो उनको जो है नहीं अपने जो दामाद को कहते हैं दुल्हराय को, भाई बड़गुजर परेशान कर रहे हैं, आप थोड़ी सी हेल्प करें तो इनको भी देख ले या इनको भी अपन सल्टा ले। दुल्हराय अपने ससुराल वालों की तरफ से आता है, हालांकि दुल्हराय फिर खुद ही आ जाता है और अपने जो कछवा वंश की स्थापना इधर करता है राजस्थान में। तो दुल्हराय नरवर मध्य प्रदेश से आता है 1137 ईस्वी में। 1137 ईस्वी में नरवर मध्य प्रदेश से इधर राजस्थान में आता है, राजस्थान के दौसा में आता है, दौसा में बड़गुजरों को हराता है और कछवा वंश की स्थापना करता है। ठीक है, सबसे पहले राजधानी बनाता है दौसा को। ठीक है, बड़गुजरों को हराता है 1137 में आकर और दौसा को अपनी राजधानी बनाता है। क्वेश्चन बनेगा कि कछवा वंश की राजस्थान में सबसे पहले राजधानी कौन सी थी? तो दौसा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब
दुलाराई इधर राजस्थान में एंट्री कर जाता है, अपनी राजधानी स्थापित कर लेता है, बड़े गुजरों को हरा देता है। क्वेश्चन ये पढ़ सकता है, कछवाहा वंश का जो शासक था दुलाराई, सबसे पहले राजस्थान में किस वंश के शासकों को हराता है? जो बड़गुजर थे या गुर्जर जो वंश था, गुर्जर जाति थी, इन लोगों को ही हराता है। तो सबसे पहले बड़गुजरों को हराता है। सबसे पहले राजधानी दौसा को बनाता है। 1137 में ऐसा नरवर मध्य प्रदेश से जो आया था 1137 ईस्वी में। अब बात आती है, आगे बढ़ता है कि अपन आप साम्राज्य विस्तार कर लेते हैं, कछवाहा वंश की और साम्राज्य बढ़ाते हैं कछवाहा वंश का। तो दौसा से आता है रामगढ़ की तरफ। ठीक है, जयपुर में जगह पड़ती है रामगढ़, जिसको वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के नाम से, जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। उसका नाम जमुआ राम, इन रामगढ़ का नाम जमुआ रामगढ़ क्यों पड़ा था उसकी अपन बात करते हैं। दौसा जीतने के बाद आता है रामगढ़ की तरफ। रामगढ़ में उस समय मीणा राजाओं का शासन था। मीणा राजाओं को हराता है रामगढ़ में आकर, मीणा राजाओं को हरा देता है। और यहां पर जो अपनी कुल देवी थी जमुआ माता, उसमें एक मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, रामगढ़ में आता है दौसा के बाद, रामगढ़ के मीणा राजाओं को हराता है और अपनी कुल देवी जमुआई माता या जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाता है, या जमुआ माता की मूर्ति की स्थापना करवाता है। जमुआ माता के नाम के कारण रामगढ़ का नाम पड़ा है जमुआ रामगढ़ या जमुआई रामगढ़। वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। उस समय जमुआई यानी जमुआ रामगढ़ होता है, उधर जमुआई रामगढ़, और वर्तमान में जमुआ रामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो किस प्रकार से नाम परिवर्तन होता है रामगढ़ का, या बदला जाता है, या जमुआ रामगढ़ किस प्रकार से होता है, ये आपको बात समझ में आ गई होगी। दुलाराई आता है दौसा से रामगढ़ और मीणा राजाओं को हरा के अपनी जो कुल देवी जो जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाता है। देखिए, जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर के यानी 30 किलोमीटर दूर लगभग होगा जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ स्टैंड से 5 किलोमीटर लगभग आगे रामगढ़ बांध या जमुआ रामगढ़ बांध पड़ता है, और जमुआ रामगढ़ बांध से नीचे यानी 300-400 मीटर आगे जमुआई माता का मंदिर स्थित है भाई। ठीक है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वो कछवाहा वंश से ही संबंधित है, संबंध रखती है। उनके वंश का जो मंदिर है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से नाम पड़ा है, कहां पर, जयपुर में ये जमुआ रामगढ़, तो ये भी आपको ध्यान चल गया होगा, पता चल गया होगा। देखिए, अब बात आती है कि कछवाहा वंश की दूसरी राजधानी, तो रामगढ़ को राजधानी बनाता है। प्रथम राजधानी दौसा, दूसरी राजधानी रामगढ़। क्वेश्चन बन सकता है, कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी रही थी राजस्थान में, तो दौसा। दूसरी राजधानी कौन सी रही थी राजस्थान में, तो रामगढ़। तीसरी राजधानी की बात करेंगे अपन, तो देखिए आमेर इनकी तीसरी राजधानी रहती है। देखिए, थोड़ी सी और बात करने की कोशिश करें तो ऐसा माना जाता है कि जम्मू कश्मीर का जो नाम पड़ा है जम्मू, यानी जम्मू का नाम जो जम्मू पड़ा है, वो भी जमुआई माता के नाम के आधार पर ही पड़ा है। जम्मू के जो राजा थे वो अपने आप को कछवाहा वंश से संबंधित मानते थे कि हमने, यानी ऐसा माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं कि जो ये कछवाहा वंश के जो शासक थे, जयपुर वाले, जो आमेर वाले, इन्हीं में से निकलकर कोई जम्मू गया था और वहां पर जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाता है जम्मू में भी। तो जमुआ माता के मंदिर के आधार पर ये जमुआ माता की जो मूर्ति जम्मू में स्थापित की जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जम्मू का नाम जम्मू पड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, ये जो राजा थे एक दूसरी जगह, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने जो वंश की स्थापना कर लेते, भाई अपन यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पर इनके साथ टिक नहीं पाएंगे, अपन अलग ही राज्य बनाते हैं चलकर। तो इस प्रकार से भाई आज भी कोई भाई अलग जाकर जो मकान बना लेता है, तो उसी अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग उस समय में भी ऐसा ही होता था। तो जम्मू का नाम भी
कछुआ वंश से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, माइंड में रख लेना। बात आती है अब जो नेक्स्ट शासक की, जो नेक्स्ट इनका राजा था, अगला राजा था काकिल देव। देखिए जो शुरुआती फैक्ट थे थोड़ी सी ये समझने में दिक्कत आती है, पर किस प्रकार से आते हैं, किनको हराते हैं, कैसे अपने वंश की स्थापना करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रख लिया करो, थोड़ा सा सही तरीके से समझ लिया करो। अब जो आगे वाला जो राजा है काकिल देव, उस जगह पर अपने को इसका नाम कोकिल देव भी मिल सकता है। जो काकिल देव था, अब जो इधर आमेर की तरफ आता है, 1137 में नरवर एमपी से दुलराय आता है, यानी दौसा में। अब जो 1207 में काकिल देव आता है आमेर साइड, या आमेर पर अधिकार करता है। आमेर में मीणा राजाओं का शासन था। ठीक है, 1207 ईस्वी में काकिल देव आमेर में आता है और आमेर के मीणा राजाओं को हराता है और आमेर में कछुआ वंश की स्थापना करता है। ठीक है, अब तीसरी राजधानी कौन सी हो गई इनकी? आमेर। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, कछुआ वंश की राजधानियों को क्रमानुसार बताइए, क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दौसा, रामगढ़, आमेर और फिर जयपुर। जयपुर की अपन आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शायद बात करेंगे अपन कि जो जयपुर जो इनकी चौथी राजधानी बनती है, तीसरी राजधानी आमेर थी नहीं। तो 1207 में आता है आमेर पर काकिल देव, मीणा राजाओं को हराता है और जो अपनी राजधानी बनाता है आमेर को। ठीक है, देखिए मीणा राजाओं की जो इतिहास काफी अच्छा खासा रहा आमेर में, किस प्रकार से अपन पहले बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे कि ये जो चौकीदार और जमींदार बढ़ते हैं, अपन आगे बात करेंगे जब जनजातीय आंदोलन पड़ेंगे उस समय बात कर लेंगे। तो ये जो पहले आमेर में मीणाओं का जो शासन था, मीणाओं को जो काकिल देव कछुआ शासक हराते हैं और फिर यहाँ पर कछुआ वंश की स्थापना करते हैं। 1207 में आमेर में कछुआ वंश की स्थापना होती है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है कि आमेर में जो कोई कंस्ट्रक्शन क्या करवाता है, ये कोई निर्माण क्या, यानी जो काकिल देव क्या निर्माण करवाता है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि आमेर का पहले जो पुराना नाम था अंबिकापुर था। ठीक है, आमेर का पुराना नाम था अंबिकापुर था। तो अंबिकापुर में अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। जो अंबिकेश्वर मंदिर है मुख्यतः शिव जी का मंदिर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, काकिल देव 1207 में आमेर पर अधिकार करता है, मीणा राजाओं को हराकर आमेर को राजधानी बनाता है, जो कछुआ वंश की तीसरी राजधानी थी। और जो आमेर का पुराना नाम अंबिकापुर था, या आमेर को अंबिकापुर के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पर अंबिकेश्वर मंदिर बनवाता है या मंदिर का निर्माण करवाता है। और अंबिकेश्वर जो मंदिर है ये शिव जी का मंदिर है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा पता हो गया। अब बात करते हैं जो अगले राजा की। अगला राजा थोड़ा सा समझना, भारमल आता है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो भारमल की बात आती है, भारमल अगला राजा बनता है। भारमल के जो फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से ये भी थोड़े से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो टाइम पीरियड रहता है 1547 से 1573 तक रहता है। ठीक है, 1547 टू 73, 1547 से 1573 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अब थोड़ा सा ध्यान रख लेना, टाइम पीरियड वो शुरुआत में आए थे 1137 में शुरुआत में आते हैं दौसा में, 1207 में आमेर पर अधिकार करते हैं मीणाओं को हराकर। अब जो ये शासक है भारमल है, इंपॉर्टेंट शासक है, टाइम पीरियड भी ध्यान रख लेना। अब से जो आगे राजा बन रहे हैं उनका जो टाइम पीरियड थोड़ा सा ध्यान रखना की कोशिश करना। बड़े शासक थे उनकी भी बात कर लेंगे, या उनका जो मैं अलग से बता दूंगा, इनका तो रख ही लेना है। तो भारमल की बात करें 1547 से 1573 तक इसका टाइम पीरियड था।
लेकिन टाइम पीरियड बार बार में बोल के देखोगे या काल क्रमानुसार देखोगे तभी ही समझ में आएगा, वरना आप रटने की कोशिश करोगे तो वापस भूल जाओगे। पहले राजा का सीक्वेंस ध्यान रखा करो, पहले राजा कौन आया था, इसके बाद में कौन बना था, फिर थोड़ा बहुत अंदाज लगा के भी ऑप्शन देख के क्लियर कर सकते हो। जैसे आप शुरुआत यानी पहला राजा ही आप भारमल को मानो तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी एंड दिमाग में। सबसे पहले जो अपन बात किए थे दूल्हे आएगी, फिर काकड़े, फिर भारमल, तो इस प्रकार से याद रखोगे तो थोड़ी बात बन पाएगी। अब भारमल की आगे बात करें, ये 1562 में मुगलों के अधीनता स्वीकार कर लेता है। ठीक है, 1562 में आगे और बात करेंगे किस प्रकार से अधीनता स्वीकार करता है। भारमल के लिए ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान का प्रथम राजा था ये कि जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। मोटा राजा उदय सिंह जो मारवाड़ की अपन बात किए थे पहले, वो मारवाड़ का प्रथम राजा था जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करता है। राजस्थान का प्रथम कौन? भारमल। मारवाड़ का कौन? मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। मेवाड़ की तरफ से कौन किया था आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो। प्रताप खुद नहीं करता है, प्रताप का बेटा अमर सिंह नहीं करता है। हालांकि अमर सिंह के समय में संधि हो जाती है, उधर राजकुमार था कर्ण सिंह, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कोशिश किया करो समझने की। तो अमर सिंह के समय में संधि होती है, तो इसका मतलब भाई हो तो भाई अमर सिंह के समय गया, तो अमर सिंह तो खुश नहीं था इस संधि से, लेकिन होती उसी के समय में, तो उसका नाम भी उसी का होगा। कर्ण सिंह के दबाव में अमर सिंह संधि कर लेता है। मेवाड़ की बात कर रहे हैं। मारवाड़ की मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार 1570 में अधीनता स्वीकार कर लेता है। भारमल 1562 में ही अधीनता स्वीकार कर लेता है मुगलों की, तो यानी सबसे पहला राजा राजस्थान का भारमल था। देखिए अभी अधीनता करता है यानी अधीनता स्वीकार करता है मुगलों की। इस समय मुगल बादशाह कौन? तो ये भी थोड़ी सोचने लायक बात है। तो इस समय मुगल बादशाह था अकबर। देखिए अकबर से पहले अपन बात करने की कोशिश करें, जैसे सबसे पहले 1526 में बाबर आता है, लेकिन बाबर इधर अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता है। कोशिश ही क्या किया था, 1526 में आया था, 1530 में उसकी मृत्यु हो गई थी। 26 में पानीपत का युद्ध किया था, 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था, 30 में खुद से लट गया था बाबर। तो बाबर तो कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन मुगल अधीनता स्वीकार करवाने की जो कोशिश करता है, अपने जो साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश करता है, या अपने साम्राज्य में बड़े जो शासक थे राजस्थान के उनको मिलाने की कोशिश करता है, तो फिर कोई अकबर किएगा। ठीक है, तो 1562 में अकबर इनको अधीनता स्वीकार करवाता है भारमल को। हालांकि भारमल की बात करते हैं अपन किस प्रकार से अधीनता स्वीकार करता है। देखिए भारमल का एक भाई बंधु था सूजा। ठीक है, ये जो कछुआ शासकों में से ही कोई भाई बंधु था, रिश्तेदार था। तो सूजा चाह रहा था कि भाई मैं शासक बनूंगा, मैं राजा बनूं, और भारमल नहीं बने। भारमल इधर राजा बन गया, लेकिन भारमल को सूजा परेशान कर रहा था। सूजा से परेशान होकर भारमल कोई बड़ी शक्ति की हेल्प लेना चाह रहा था। कोई बड़ी शक्ति मिल जाए, कोई मेरी हेल्प कर दे बड़ी शक्ति, तो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। ये सूजा फिर तो ज्यादा 3-5 नहीं करेगा। भारमल उस समय बड़ी शक्ति के रूप में देख रहा था मुगलों को। मुगल बादशाह उस समय कौन? अकबर। भारमल चाह रहा था मैं कैसे भी अकबर से मिल लूं एक बार। आज भी अगर यही होता है, कोई सरपंच होता है, एक बार मान लो एग्जाम्पल के लिए, सरपंच का कोई काम नहीं हो रहा है, तो कैसे न कैसे वो एमएलए या विधायक से मिलने की कोशिश करेगा। अगर संयोगवश या भाग्यवश एमपी या सांसद से जानकारी हो जाए सरपंच की, तो और भी अच्छा हो। और गलती से कर सरपंच की तो प्रधानमंत्री तक पहुंच तो हो नहीं सकती, लेकिन किसी भी बंदे की अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच हो जाए, राष्ट्रपति तक पहुंच हो जाए या जानकारी हो जाए, तो उसके तो भाग्य खुल जाए। तो भारमल भी ऐसे ही सोच रहा था कि भाई मेरी जानकारी के किसी भी बड़ी शक्ति से, या उस समय की बड़ी शक्ति अकबर से, या उस समय की बड़ी शक्ति मुगलों से हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा, या मेरे लिए लाभदायक रहेगा। ये सूजा परेशान नहीं करेगा।
भारमल कोशिश करता है अकबर से मिलने की, तो किसके द्वारा मिलता है? देखिए, नारनौल में सबसे पहले बार इसको यानी भारमल और अकबर की जानकारी यानी थोड़ी बहुत मुलाकात होती है, बातचीत होती है। हालांकि अकबर उस समय कोई हेल्प नहीं करता है, कोई स्टेटमेंट नहीं देता हेल्प के मामले में, पेंडिंग रखता है प्रस्ताव को। भारमल प्रथम बार अकबर से नारनौल में मिला था, हरियाणा में। वहां का कोई जो बंदा था, अकबर का खास आदमी था, वो मजनू खान। तो मजनू खान ये अकबर का आदमी था, नारनौल हरियाणा में। भारमल और मजनू खान आपस में खास दोस्त थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। तो भारमल मजनू खान को कहता है एक बार अकबर से मिला दे। हालांकि थोड़ा बहुत कोशिश कर सकते हो आप, या कभी आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो उसमें भी उस यानी सीन को दिखाया जाता है कि हाथियों की लड़ाई होती है, और हाथियों की लड़ाई में सब लोग तो दूर भागते हैं, और जो उन हाथियों को दूर करने के लिए एक बंदा उस फिल्म में यानी बीच में आ जाता है, हाथियों के बीच में आ जाता है, वो बंदा था भारमल। तो अकबर उस फिल्म में भी इस मजनू खान को कहता, भाई ये यानी उस फिल्म के द्वारा बता रहा हूँ, हालांकि मजनू खान तो अपन ओरिजिनल बात कर रहे हैं। तो उस बंदे को कहता, भाई ये बंदा कौन है जो हाथियों के बीच में आ गया, लड़ाई के बीच में? मजनू खान कहता है ये आमेर जो रियासत का एक बड़ा राजा है, भारमल है। अकबर इंप्रेस हो जाता है और मिलने की यानी कोशिश मिलता है इससे, भारमल से। हालांकि भारमल हेल्प भी मांगता है इन सूजा के खिलाफ, लेकिन अकबर कहता है भाई अभी हेल्प के लिए कुछ नहीं कर सकते, सोचेंगे बाद में देखेंगे, इस प्रस्ताव को, इस एप्लीकेशन को पेंडिंग रखते हैं, बाद में बात करते हैं। ठीक है। पहली मुलाकात हरियाणा के नारनौल में होती है, मजनू खान करवाता है। देखिए, अकबर अब जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आता है अजमेर में, ऐसा कहा जाता है अकबर बहुत ज्यादा आया करता था अजमेर में, लगभग 14-15 बार आया था, 14 बार के आसपास बताया जाता है, अकबर 14 बार के आसपास अजमेर में आया था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने आता था। देखिए, सबसे पहले जो ये भारमल के समय जब ये अजमेर आ रहा था, तभी सांगानेर में रुकता है अकबर। भारमल को पता लगता है भाई अकबर आ रहा है। आज भी अगर मोदी जी राजस्थान में आए और राजस्थान में भी किसी कोई तहसील में आए, कोई मीटिंग हो, तो वहां के जो एमएलए वगैरह है, तो वो तो कोशिश करेंगे कहीं आस पड़ोस की कुर्सी मिल जाए, हमें मोदी जी के पास वाली कुर्सी मिल जाए। कोई भी बड़ा शासक होता है उसके आसपास पटकने की सब कोशिश करता है भाई। ठीक है, तो ऐसी ही बातें हैं। तो एग्जाम्पल की दृष्टि से भाई सब समझाना है मोदी जी वगैरह, अपने को जो राजनीतिक पार्टियों से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, अपना उद्देश्य यहाँ पर राजनीति नहीं करना है। कोई भी जो प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, तो उसी के पास में कोई भी भाई छोटे मोटे नेता होते हैं, तो वो बैठने की कोशिश करते हैं, कम से कम पानी की बोतल ही पकड़ा दे, तो ऐसी भी कोशिश करते हैं। सांगानेर में रुकता अकबर अजमेर जाते समय। सांगानेर जयपुर में कस्बा है, तो यहाँ पर भारमल अकबर के पास जाता है और अकबर से वापस मुलाकात करता है, या दूसरी मुलाकात है, दूसरी मीटिंग सांगानेर में होती है भारमल की अकबर से। सांगानेर का इस समय कोई जो बंदा था, या शासक था, सामंत होगा, तो चगताई खान था। ठीक है, सांगानेर में अकबर रुकता है। इस समय चगताई खान की मध्यस्थता से भारमल अकबर से मिलता है। ठीक है, दूसरी मुलाकात थी भारमल की अकबर से, यह बात समझ में आ गई। भारमल रिक्वेस्ट करता है कि आमेर आओ, अभी चलो मेरे साथ, हमारे महलों को देख कर आओ, जो भी हमारे जो रहने का स्थान है, हमारी रियासत आमेर में चल कर आओ, एक बार निरीक्षण करके आओ, जो भी जो रहने का स्थान है, महल वगैरह जो बने हुए हैं, तो उनको देख कर आओ। तो अकबर उस समय तो आता नहीं, पहले मैं भाई दरगाह पर जाके आता हूँ, जियारत करके आता हूँ, मत्था टेक कर आता हूँ, फिर वापस आते समय देखेंगे। अकबर सांगानेर से अजमेर जाता है, जियारत करके वापस लौट रहा होता है। सांबर में रुकता है अकबर, और भारमल यहाँ से जाता है, खुद चलकर जाता है, खुद आगे से जाता है, और सांबर में जाकर अकबर से मुलाकात करता है। ठीक है, यहाँ से जाता है भारमल और सांबर में जाकर अकबर से मुलाकात करता है। अकबर से मीटिंग होती है, बातचीत होती है, और भारमल सोच रहा था कैसे न कैसे मैं से खास दोस्ती बना लूं या अच्छा रिश्ता बना लूं
अच्छा रिश्ता हो जाएगा तो हेल्प करेगा बड़ी शक्ति के रूप में। अभी चाह रहा है बंदा। भारमल अपनी बेटी की शादी यानी शादी कर देता है अकबर से सांबर में। बेटी का नाम था हरकाबाई। ठीक है, समझने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारमल अपनी बेटी हरकाबाई की शादी 1562 में अकबर से सांबर में कर देता है। ट्यूशन बनता है डायरेक्ट। भारमल आमेर के कछुआ शासक भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से किस स्थान पर की थी? कुछ ऑप्शन आए, आमेर, सांबर, सांगानेर, और एक ऑप्शन और कोई दे देंगे, जैसे अजमेर मान लो, और मान लो कोई भाई, जैसे कोई भी मान लो राजस्थान का कोई भी जो स्थान दे दे, चित्तौड़ दे दे, मेवाड़ दे दे, मारवाड़ दे दे, ठीक है। तो अपने को करना है सांबर। एक ऑप्शन सांबर आएगा और तीन ऑप्शन जो और दे देंगे जहां पर शादी नहीं हुई थी अकबर और हरकाबाई की। तो अपने को जो सांबर वाला स्थान थोड़ा सा ध्यान में रखना है। भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई की शादी अकबर से सांबर में की थी, 1562 में की थी। 1562 में मुगल अधीनता स्वीकार कर लेता है भारमल, राजस्थान का प्रथम राजा था, ठीक है। देखिए हरकाबाई की एक जो उपाधि थी मरियम उज्जमानी। मुगलों में होगी भाई ये जो उपाधि शायद पटरानी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है हरकाबाई की जो उपाधि थी मरियम उज्जमानी थी। हरकाबाई और अकबर से बेटा जन्म लेता है जिसको अपन सलीम के नाम से और जहांगीर के नाम से जानते हैं। बचपन में नाम था सलीम, यानी सलीम का नाम यानी बादशाह, यानी जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है। तो हरकाबाई का बेटा हुआ था सलीम या जहांगीर, ठीक है। देखिए ऐसा कहा जाता है कि अकबर भारमल काफी क्लोज हो गया था, या भारमल अकबर के काफी क्लोज हो गया था। अकबर भारमल पर काफी विश्वास करता था। कहीं पर जो दूसरे अभियानों पर जाता, बाहर अभियानों पर जाता अकबर, तो अपनी राजधानी वगैरह या अपने घर बार की जो जिम्मेदारी भारमल को सौंप देता था। भारमल का कोई जो बेटा भी होता है, सॉरी अकबर का एक बेटा होता दानियाल। दानियाल को भी कुछ समय के लिए संरक्षण में, भारमल के संरक्षण में छोड़ा था अकबर ने दानियाल को। हालांकि वो मर जाता है कुछ समय बाद या कालांतर में मर जाता है। अकबर कोई बाहर यानी अभियानों पर जा रहा था तो अपने बेटे दानियाल को भारमल के संरक्षण में छोड़कर गया था। तो इस प्रकार से भाई विश्वास बन जाता था एक दूसरे पर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना, ये कोई ज्यादा बात करने वाली है नहीं भाई, किसका विश्वास कौन जीत लेता है ऐसी बात, ये थोड़ी समझने के लिए है भाई कितना क्लोज आ जाता है भारमल। शुरुआत में तो मिलने की कोशिश करता है लेकिन बाद में क्लोज में आ जाता है या ज्यादा अच्छी दोस्ती बना लेता है। भाई विवाह संबंध तो स्थापित हो ही गए थे, रिश्तेदार हो गए थे एक प्रकार से। अब बात आती है आगे जो राजा बनता है भगवंत दास। देखिए अपन कोशिश ये करते हैं कि मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ते हैं या और बड़ी कोई रियासतों का इतिहास पढ़ते हैं, उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है मेवाड़ के इतिहास को। लेकिन वो एक अलग टाइप का इतिहास है, लेकिन बसावट और जो मुगलों से कांटेक्ट रख के जो स्थापत्य कला और जो निर्माण कार्यों को जो बढ़ावा दिया गया था, तो ये आमेर और जयपुर का इतिहास भी कम नहीं है। किस प्रकार से जयपुर बसाया गया है, विश्व प्रसिद्ध है भाई जयपुर। तो इस प्रकार से जो और राजस्थान में ऐसी कोई रियासत या ऐसा कोई शहर नहीं है जो उस समय में भी या इतने पहले भी इस प्रकार से बसाया जा सके। हालांकि अपन मानते हैं वह शौर्य का जो प्रतीक मेवाड़ पढ़ते हैं, ठीक है, वीर साहसी अगर राजा अपन पढ़ते हैं ज्यादा तो मेवाड़ पढ़ते हैं। हालांकि वो भाई ज्यादा यानी शुरुआत में वो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, मुगलों से संघर्ष करते हैं, इसलिए भी उनका इतिहास काफी ऊपर रखा जाता है। हाँ मैं मानता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से वीरता से लड़ाई की थी, संघर्ष किया था,
तो ऐसा होना भी चाहिए, उनको बुलाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो आमेर और जयपुर का जो इतिहास है ये भी काफी अच्छा रहा है स्थापत्य कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो। हालांकि ये जो लड़े थे, काफी लड़ाई की थी, जो आमेर वालों ने भी युद्ध काफी किए थे, लड़ाइयां की थी, लेकिन वो मुगलों की तरफ से की थी। तो काम जो युद्ध आए थे जो मुगलों के काम में आए थे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात आती है जो अगला राजा था भगवंत दास। देखिए भगवंत दास राजा बना था भारमल से बाद, यानी भारमल के आगे या भारमल के बाद में राजा बनता है भगवंत दास। इसका टाइम पीरियड था 1573 से 1589 तक। लिख लेना भी। ठीक है। देखिए जब भगवंत दास राजा बनता है 1573 में, इस समय अकबर के खिलाफ गुजरात में विद्रोह होता है। गुजरात में जगह पड़ती है सरनाल, ठीक है, सरनाल गुजरात में जगह पड़ती है। यहां पर कोई मिर्जा मिर्जा बंधु थे, ठीक है, जो मिर्जा बंधु थे या मिर्जा भाई थे या मिर्जा शासक थे। देखिए अकबर के ही रिश्तेदार थे, अकबर के ही भाई बंधु थे। ये जो शुरुआत में ये जो मुगलों की जो उपाधि थी, मिर्जा एक प्रकार से, हालांकि बाद में फिर बादशाह लगाने लग गए थे, ठीक है, नाम क्या गया। तो मिर्जा जो थे ये इन्हीं के रिश्तेदार है, इन्हीं के भाई बंधु थे, ठीक है। तो ये अकबर के जो भाई बंधु थे मिर्जा, गुजरात के सरनाल में विद्रोह कर देते हैं अकबर के खिलाफ। अकबर इन विद्रोह को या मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी देता है भगवंत दास को। तो भगवंत दास सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाकर आता है या मिर्जा विद्रोह को दबाता है, ठीक है, अच्छे से लड़ाई करता है और उस विद्रोह को दबाकर आता है। जब ये दबाकर आता है या जीत कर आता है, अकबर बड़ा खुश होता है और अकबर इसको काफी सम्मानित करता है, झंडा और नगाड़ा देता है। झंडा को यानी परचम को झंडा ही बोलते हैं, झंडा को परचम भी कह सकते हैं। तो ये मिर्जा विद्रोह को दबाने की खुशी में अकबर भगवंत दास को परचम और नगाड़ा देकर सम्मानित करता है। आप ये लिख लेना वाक्य। अब परचम और नगाड़ा देने का तात्पर्य मैं बताऊं या अर्थ बताऊं सीधा सा। देखिए ऐसा होता है कि जब ये जीत कर आता है तो भगवंत दास को सम्मानित करने के लिए ये खुशी खुशी में यानी नगाड़ा बजवाता है, नगाड़े बजवा कर सम्मानित करता है। आज भी कोई खुशी वाला काम होता है तो ढोल नगाड़े बजवा देते, डीजे वगैरह बजवा देते तुरंत, ठीक है, चाहे प्रो यानी जीवनी वाला प्रोग्राम करे ना करे, लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो डीजे तो तुरंत बजवा देते हैं। और भाई झंडा भी देता है, झंडा एक प्रकार का निशान देता है भगवंत दास को अकबर। और ऐसा भी माना जाता है कि उस समय में हर जो राजवंश हुआ करते थे, जो हर रियासत के जो राजा हुआ करते थे, जो मुगलों के अधीनता में रहते थे, वो अपने दरबार में नगाड़ा नहीं बजवा सकते थे और अपना जो झंडा नहीं फहरा सकते थे अलग से। अगर कोई मुगल बादशाह खुश होता है और मुगलों से पूछ कर मुगलों की अनुमति से ही अपने दरबार के बाहर या जो दरवाजे पर नगाड़े बजवा सकते हैं और अपना जो परचम या झंडा लहरा सकते हैं, फहरा सकते हैं, ठीक है। तो फिर भाई ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने भगवंत दास के समय से भगवंत दास को इस विद्रोह को दबाने की खुशी में अनुमति दे दी थी कि तू दरबार के आगे तेरे दरबार में नगाड़े बजवा सकता है और अब तेरा झंडा है जो तेरा निशान है ये लगवा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप सीधा सा ध्यान रखना कि अकबर ने मिर्जा विद्रोह को दबाने की खुशी में भगवंत दास को परचम और नगाड़े देकर सम्मानित किया था। अब देखिए बात आती है कि जो इसकी अब अलग अलग जगह पर भाई नियुक्ति करता सूबेदार या गवर्नर के रूप में, मुख्य ध्यान रखना इसको जो भगवंत दास को पंजाब में 7 वर्ष
के लिए गवर्नर बनाया था या सूबेदारी दी थी या सूबेदार बनाया था? तो आप लिखना चाहो तो लिख लेना। भगवंत दास ने मुगलों के अधीनता में 7 वर्ष तक पंजाब की सूबेदारी संभाली थी या गवर्नर का पद संभाला था। ठीक है, अब बात आती है भगवंत दास भी मुगलों से विवाह संबंधी स्थापित करता है। भगवंत दास जो अपनी बेटी की शादी करता है जहांगीर से करता है, मानबाई। ठीक है, देखिए हरकाबाई की उपाधि अपन पढ़े थे मरियम उजमानी। मानबाई जो बेटी है भगवंत दास की, मानबाई की जो उपाधि थी साहे बेगम। साहर ए बेगम भी मिल सकता है और साहे बेगम भी मिल जाएगी। ठीक है, तो मानबाई की उपाधि साहे बेगम था, साहे बेगम थी। विवाह जहांगीर से करता है भगवंत दास। जहांगीर अपन बात कर चुके हैं कि हरकाबाई का बेटा था। जहांगीर और जो मानबाई थी, इनसे जो बेटा होता है वो खुसरो था। खुसरो इनका बेटा था, मानबाई और जहांगीर का। ठीक है, एक बात और आपको याद आनी चाहिए, जहांगीर की एक शादी जोधपुर में भी हो रखी थी। मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानीबाई से हो रखी थी। मानीबाई की उपाधि जगत गोसाई, जिसका अर्थ जगत की मालकिन होता है। जोधपुर के होने के कारण उसको जोधाबाई भी कहा जाता था, जोधपुर वाली मानीबाई। ठीक है, जो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी। जहांगीर और मानीबाई जो जोधपुर वाली थी, उससे एक बेटा होता है खुर्रम, जिसका जो आगे चलकर यानी शाहजहां के नाम से बादशाह बनता है। ये इधर खुसरो हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हालांकि जो ये जयपुर वाली जो मानबाई थी, ये जहांगीर की शराब की आदतों से या दारू की आदतों से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। दारूड़ी आदमी था, दारूखोर आदमी था जहांगीर। दिन रात दारू पीता रहता था, सुबह भी दारू, दिन में भी दारू, शाम को भी दारू, सोते टाइम भी दारू, फिर उठते ही दारू। भाई घर संभालने जैसी बातें करती होगी मानबाई, लेकिन जहांगीर समझ नहीं रहा था। एक दिन परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। इसे आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए जो खुसरो था, इसकी जो खुसरो जो मानबाई और जहांगीर का बेटा था, अपन थोड़ा सा अंदर जाके बात करें, डीपली जाके बात करें, आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। आपने मिर्जा अजीज कोका का नाम सुना होगा, अभी आगे भी अपन बात करेंगे थोड़ी सी। तो मिर्जा अजीज कोका की बेटी से शादी की थी खुसरो ने। मिर्जा अजीज कोका जो था, अकबर के दरबार में एक जिजियनगा नाम की नर्स थी, महिला नर्स थी, उसका बेटा था। ठीक है, हालांकि मिर्जा अजीज कोका को महम अनगा ने मरवा दिया था। सॉरी, महम अनगा का जो बेटा था आदम खान, तो आदम खान ने मरवा दिया था। थोड़ी सी डीपली बात है, कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आई तो। ठीक, तो खुसरो की शादी मिर्जा अजीज कोका की बेटी से हो रही थी। हालांकि जो खुसरो को जहांगीर अंधा करवा देते हैं, आंखें फुड़वा देता है, फिर खुसरो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और जहांगीर आंखें फुड़वा देता है या अंधा करवा देता है। कालांतर में शाहजहां ने इसको मरवा दिया था खुसरो को। तो ये बात थी, समझ में आ गई होगी। देखिए वापस मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए जो फिल्में होती है, जो फिल्मी कहानियां होती हैं, ये अलग चौचले होते हैं। इनका जो उद्देश्य इतिहास बताना नहीं होता है, मुख्यतः ये मनोरंजन करवाना इनका उद्देश्य होता है और पैसे कमाना इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, वापस अपन रिवीजन करें। जो देखिए थोड़ा सा वापस समझने की कोशिश करना। जो ये कौन हरकाबाई थी, मानीबाई कौन थी, मानबाई कौन थी, इसकी बात कर रहे हैं।
देखिए अकबर की बेटी नहीं हुई। देखिए जो अकबर की जोधा नाम की कोई पत्नी नहीं थी। ये फिल्मों में दिखाते हैं जोधा अकबर जैसे, लेकिन अकबर के कोई जोधा नाम की पत्नी नहीं थी। उसकी जो पत्नी थी हरकाबाई थी। आमेर के जो भारमल की बेटी थी, सांबर में शादी हुई थी 1562 में। हरकाबाई की जो उपाधि थी मरियम उजमानी थी। हरकाबाई और जो अकबर से जो बेटा होता है जहांगीर होता है, ठीक है। जहांगीर की जो एक शादी होती है आमेर में होती है। आमेर के जो भगवंत दास की बेटी मानबाई से होती है। मानबाई की जो उपाधि थी साहिब बेगम थी। जो जहांगीर और मानबाई से एक बेटा होता है खुसरो, ठीक है। खुसरो को जहांगीर अंधा करवा देता है। कालांतर में खुर्रम साझा खुसरो को मरवा देता है। खुर्रम साझा कौन था? जहांगीर की एक शादी हुई थी जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी मानीबाई से, जिसकी उपाधि यानी जगत गोसाई थी। जगत गोसाई का अर्थ होता है जगत की मालकिन। जोधपुर की होने की वजह से उसको जोधाबाई भी कहा जाता था, ठीक है। तो जहांगीर और जो जोधाबाई थी या मानीबाई थी, उससे एक बेटा होता है खुर्रम, जो आगे चलकर कालांतर में बादशाह बनता है शाहजहां के नाम से, ठीक है। तो ये जो बातें थी ये आपको बता दी। देखिए ये फिल्मों में बताते हैं वो अलग बताते हैं। अकबर के जोधाबाई की कोई पत्नी नहीं थी। जोधाबाई नाम की कोई पत्नी नहीं थी। जोधा नाम की कोई पत्नी नहीं थी, ठीक है। हरकाबाई उसकी पत्नी थी, आमेर की पत्नी यानी जो राजकुमारी थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये भगवंत दास वो है जो प्रताप को मनाने के लिए जाता है। मानसिंह का पिता था। मानसिंह के बाद में जाता है भगवंत दास। आगे अपन नेक्स्ट जो राजा पढ़ेंगे मानसिंह पढ़ेंगे। 1573 में प्रताप को मनाने के लिए जाता है, लेकिन प्रताप मानता नहीं है। 1573 से पहले 1569 में भी एक जगह पर जाता है, अपन पहले बात कर चुके हैं। बूंदी में जाता है। जब रणथंबोर पर आक्रमण करता है अकबर, उस समय ये बूंदी के राजा सुरजन को संधि करवाने के लिए तैयार कर लेता है 1569 में। उस समय सुरजन तो मान जाता है, लेकिन 1573 में प्रताप नहीं मानता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखिए और बात करें आगे कछुआ शासकों की, तो कछुआ शासकों में बात आती है आगे जो राजा बनता है मानसिंह। मानसिंह जो राजा बन जाता है 1589 से 1614 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। काफी बड़ा बड़ा शासक था, शक्तिशाली शासक था। वीर, कर्मठ, जुझारू, सेवाभावी, युवा दिलों की धड़कन, इस प्रकार का बंदा था। 1589 से 1614 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। हालांकि ये बचपन से ही मुगलों के साथ रहता है, मुगल संघर्षों में रहता है, हर जगह पर रहता है। जैसे बूंदी में गया था जो सुरजन को उस समय मनाने के लिए, उस समय में भी ये था जो भगवंत दास जाते हैं। और जो यानी 1573 में अपन बात करते हैं भाई, जो भगवंत दास से मनाने के लिए जाते हैं, तो भगवंत दास से पहले मानसिंह जाता है, यानी प्रताप को मनाने के लिए पहले बेटा जाता है, फिर बाद में जाता है भगवंत दास जो पिता था मानसिंह का। 1550 में इसका जन्म होता है। देखिए जन्म बताने का थोड़ा सा मतलब यहाँ पर है कि थोड़ा सा समझना आप। जो 1550 में जन्म लेता है, जन्म इसका होता है। 1562 में मुगल अधीनता इनकी स्वीकार कर लेते हैं, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं कछुआ शासक। तो 1562 से ही मुगलों के साथ रहने लग जाता है, मुगल संघर्षों में चले जाता है या मुगल संघर्षों में व्यस्त रहता है। बात आती है मानसिंह बहुत वीर बंदा था, साहसी बंदा था, लड़ाई करने में माहिर बंदा था, शक्तिशाली बंदा था। इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि 77 युद्ध लड़ता है, एक युद्ध हारता है इसके जीवन में, हल्दी घाटी वाला युद्ध, ठीक है। 77 युद्ध जीता था ये, एक युद्ध हारता है हल्दी घाटी वाला। 77 युद्ध जीतने के लिए किस शासक के लिए कहा जाता है? मानसिंह के लिए। देखिए 1589 में जब भगवंत दास की मृत्यु हुई थी, तब उस समय ये जो था बिहार में व्यस्त था मुगल संघर्षों में। 1589 में भगवंत दास की मृत्यु होती है, मानसिंह उस समय बिहार में था। मानसिंह को बुलाया जाता है यहाँ पर और 1590 में इसका राज तिलक किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना।
देखिए 1590 में जब इसका राज तिलक हुआ था तो अकबर इसकी प्रशंसा सुन रहा था, इसकी वीरता देख रहा था, इससे काफी इंप्रेस होता अकबर, और इसको राज तिलक के समय ही 5,000 का मनसब दे देता है, मनसबदार बना देता है अकबर। ठीक है, 5,000 का मनसब जो पद था बहुत बड़ा पद था। देखिए सबसे जो मनसब की बात बताऊं, ये एक पद होता है, अरबी भाषा का शब्द मनसब, इसका अर्थ यानी मनसब का अर्थ होता है पद। ठीक है, ये जो अरबी भाषा का मनसब शब्द है इसका अर्थ होता है यानी पद। ये जो सबसे छोटा मनसब होता था 10 का, और सबसे बड़ा जो मनसब का पद होता था 10,000 का। 5,000 से ऊपर का जो मनसब दिया जाता था मुगल राजकुमारों को दिया जाता था। ठीक है, देखिए दो अपवाद मिलेंगे इस प्रकार के। एक तो 5,000 से ऊपर का 7,000 जो मानसिंह अभी बताएंगे कि किस प्रकार से 7,000 का मिलता है, और एक मिर्जा अजीज कोका अपन अभी बात कर रहे थे। तो मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह को 7,000 का मनसब का पद दिया गया था। हालांकि मिर्जा अजीज कोका किसी न किसी रूप में मुगलों या अकबर से कांटेक्ट में रहता था, या उनका जो रिश्तेदार वो था। ठीक है, तो मानसिंह को भी 7,000 का मनसब दिया गया था। देखिए 10,000 से ऊपर का भी अपवाद मिलता है। जहांगीर को 12,000 का मनसब दिया गया था, मनसबदार बनाया गया था। भाई ज्यादा से ज्यादा 10,000, कम से कम 10 का मनसब होता था, लेकिन जहांगीर को 12,000 का मनसबदार बनाया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। दो लोग थे भाई जो मुगलों के अलावा, मानसिंह और मिर्जा अजीज कोका, तो जिनको 5,000 से ज्यादा का मनसबदार बनाया गया था 7,000 का। ठीक है, राज तिलक के समय 5,000 का मनसबदार बना दिया जाता है अकबर के द्वारा मानसिंह को। जब अकबर की मृत्यु होती है 1605 में, तो मृत्यु से पहले जो मनसब के पद को अकबर 7,000 का कर देता है। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु से पहले अकबर मानसिंह के 5,000 के मनसब के पद को बढ़ाकर 7,000 का मनसब कर देता है। ठीक है, इसका मतलब यह था कि इसका वर्चस्व काफी ज्यादा था मुगलों में, प्रशंसा काफी बटोर रखा था मानसिंह। मिर्जा अजीज कोका को भी 7,000 का मनसब बनाया गया था। ठीक है, तो वापस एक बार सुनना, मानसिंह को मुगल दरबार में शुरुआत में 5,000 का मनसब बनाया जाता है, मनसबदार बनाया जाता है। देखिए वापस एक बार सुनना, मनसब क्या होता है। मनसब के बारे में आपको मैं बताऊं, मनसब एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। मानसिंह को 1590 में राज तिलक के समय अकबर के द्वारा 5,000 का मनसबदार बनाया जाता है। कालांतर में अकबर की मृत्यु 1605 में होती है, तो मृत्यु से पहले अकबर मानसिंह को 7,000 का मनसबदार बना देता है, 5,000 से बढ़ाकर 7,000 का मनसबदार बना देता है। सात यानी सबसे छोटा मनसब होता था 10 का, और सबसे बड़ा होता था 10,000 का। मुगल राजकुमारों को ही 5,000 से ऊपर का मनसबदार बनाया जाता था, लेकिन दो अपवाद मिलते हैं, मिर्जा अजीज कोका और मानसिंह, इनको 7,000 का मनसबदार बनाया गया था। देखिए 10,000 से ऊपर का जो मनसबदार जहांगीर को बनाया गया था, यह भी एक अपवाद है कि 10,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन मानसिंह को यानी जहांगीर को 12,000 का मनसबदार बनाया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मनसब क्या होता है और किस प्रकार से दिया जाता है। अब बात आई और आगे कि 1569 में जब अपन बात कर लिए हैं, मानसिंह भी उधर साथ था जब बूंदी में सूरजन को मनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब यानी अब इसके लिए जो क्या होता है, जब ये देखिए मानसिंह को शुरुआत में काबुल भेजा जाता है, राजा बनने के बाद में मुगलों की अधीनता में काबुल भेजा जाता है। काबुल में एक मिर्जा हकीम नाम का और अकबर का भाई बंधु था, ये उधर विद्रोह कर देता है, खुद को राजा घोषित कर लेता है काबुल में। तो अकबर को काबुल का गवर्नर बनाया जाता है और काबुल की सूबेदारी सौंपी जाती है। अब ये जो अकबर बनाता है, अकबर को मैं शायद बोल दिया हूं तो गलती से आप कोशिश करना समझने की। भाई अकबर मानसिंह को काबुल का गवर्नर बनाकर भेजता है,
जो मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा हकीम को हराता है, विद्रोह को दबाता है, उसके विद्रोह को मानसिंह जाकर काबुल में, और वहां पर अकबर की तरफ से 6 वर्ष के लिए सूबेदार बनता है या गवर्नर का पद संभालता है। देखिए, अब वापस समझने की कोशिश करना। मानसिंह वहां पे आराम से स्थापित हो जाता है, जाकर सही तरीके से रहने लगता है, लोगों को भगा भगा के मारता है। अफगानिस्तान में कोई भी सेट नहीं हो पाया था, मुगल भी स्थापित नहीं हो पाए थे, अंग्रेज भी स्थापित नहीं हो पाए थे, यूरोप वाले भी स्थापित नहीं हो पाए हैं, यहाँ तक कि अमेरिका वाले भी वापस अभी गए हैं, वापस भागे हैं वहां से। तालिबान आने के बाद में कुछ जो वहाँ के स्थान हैं, वहाँ के स्थानों के नाम चेंज हुए हैं। वहाँ पे जो मानसिंह के नाम पर कोने कोने पर रोड वगैरह, कस्बे वगैरह बस रखे थे, लेकिन अब तालिबानियों ने आके वहाँ पे से उन जो नामों को चेंज कर दिया है। देखिए, मानसिंह ऐसा बंदा था, एक जोधपुर में भी अपन पढ़ते हैं जसवंत सिंह, ये दो ऐसे बंदे थे जो अफगानिस्तान में सेट हो गए थे या अफगानिस्तान में ढंग से रह लिए थे या स्थापित हो गए थे, और किसी के बस की बात नहीं थी कि अफगानिस्तान में कोई सेट हो जाए। देखिए, अफगानिस्तान वाला जो एरिया है थोड़ा सा अलग टाइप का एरिया है, वहां से कोई बड़ी शक्ति भी वहां पर आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। देखिए, आपको पता होगा अमेरिका भी अभी वापस भगा वहां से, तालिबान राज आ गया है। छोटे छोटे बच्चे भी सुबह के जो नित्य कर्म करने जाते हैं, एक हाथ में डिब्बा लेके जाते हैं, एक हाथ में बंदूक लेके जाते हैं, कोई ऐसा कोई अपवाद मिल जाए तो सल्टाते तुरंत उसको, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वहां पे मानसिंह सेट हो गया था आराम से, 6 साल तक खूब मारकाट मचाया था, सबको हराया था, भगा भगा के पीटा था वहां के लोगों को। देखिए, मानसिंह के लिए ऐसा कहा जाता है कि मानसिंह ने वहां के जो 5 कबीले थे, अफगानिस्तान में जो 5 कबीले थे, जैसे यूसुफजई, जैसे मलाला यूसुफजई का नाम आप पढ़ते हो, एक अफरीदी यानी यूसुफजई कबीला था, एक आफरीदी जो कबीला था, और एक मोहम्मद मसूदी कबीला था, एक गजना खेल नाम का जो कबीला था, और एक करजई नाम का कबीला था। इन 5 कबीलों को मानसिंह हराता है। वापस नाम सुन लो, 5 कबीले अफगानिस्तान के, यूसुफजई, करजई, गजना खेल, अफरीदी और मोहम्मद मसूदी नाम के जो 5 कबीलों को मानसिंह वहां पर हराता है, भगा भगा के मारता है। इन कबीलों को जीतने की खुशी में मानसिंह आमिर के झंडे का जो रंग पचरंगा कर देता है। इन जो कबीलों को जीतने की खुशी में आमिर के झंडे का रंग पचरंगा किया गया था, 5 रंग का किया गया था। देखिए, पहले जो आमेर का जो झंडे का रंग था वो सफेद था, ठीक है। जो आमेर के झंडे में एक टहनी बनी हुई थी, ठीक है। आमेर के जो सफेद झंडा था, इसमें एक टहनी बनी हुई थी, कचनार की झाड़ी कहा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है। कचनार झाड़ी थी ये, कचनार की कोई झाड़ी का जो चित्र था इस झंडे में। जो ये टहनी थी, इसके जो, ठीक है, 6 टहनियों वाली झाड़ी थी, सॉरी, देख, टहनी नहीं, एक झाड़ी थी। इस झाड़ी में ये 6 टहनियों वाली झाड़ी थी, कचनार की झाड़ी थी। इस झाड़ी की वजह से आमेर के साथ एक नाम जुड़ता है, झाड़साई। झाड़साई सिक्के कहाँ के मिलते हैं, किस रियासत के थे, आमेर के। तो झाड़साई, किसी में कोई भी शब्द आए, उसका जो ऑप्शन अगर आपको आमेर दिख जाता है तो वही सही होगा, वही राइट होगा, ठीक है। कालांतर में जो ये सफेद रंग था, यहाँ पर जो इस झंडे का जो जगह यानी रंग था, पंचरंगा कर दिया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, पीला, लाल, हरा और काला और सफेद, पीला, लाल, हरा, काला और सफेद रंग है आमेर के झंडे का वर्तमान में। ये जो वर्तमान में पंचरंगा है, ये किस की खुशी में किया गया था? अफगानिस्तान के 5 कबीलों को जीतता है मानसिंह, यूसुफजई, अफरीदी,
मोहम्मद मसूदी, करजई और गजना खेल नाम के कबीलों को जीतता है। और इन कबीलों को जीतने की खुशी में आमेर के झंडे का रंग 5 रंग का किया जाता है। पहले से सफेद रंग का था, लेकिन बाद में 4 रंग और जोड़े जाते हैं, काला, पीला, हरा और नीला। ठीक है, सॉरी नीला नहीं, पीला, लाल, हरा और काला। झाड़साई, इस झाड़ी की वजह से आमेर के साथ नाम जुड़ता है। देखिए, जो ये कबीले थे वहां पर खूब परेशान हो गए थे मानसिंह से वहां की जो जनता जनता जो लोग यानी व्यक्ति व्यक्ति परेशान हो गया था। सिंगल बंदा भी परेशान हो गया था। अकबर के पास इधर मैसेज करते हैं कि भाई यार, तुम मरवा रहा ठीक है, लेकिन कम से कम कोई मुस्लिम ही भेज दे, उसके हाथों से तो मरे, एक हिंदू के हाथों से हमें मरवा रहा है। अकबर फिर बुला लेता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये धार्मिक वजह से बुलाया गया था इसको, लेकिन काफी टाइम हो गया था। आज भी हर कोई भी जो अधिकारी होता है उसको कुछ दिनों के लिए कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, कोई दिन कुछ थोड़े दिनों के लिए भाई दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है। 6 साल तक रोक लिया था मानसिंह यहाँ पे, अकबर इसको बुला लिया था। देखिए, कालांतर में मानसिंह को बंगाल का सूबेदार बनाया जाता है। बंगाल ट्रांसफर कर दिया जाता है कालांतर में मानसिंह का, काबुल से बुलाकर, अफगानिस्तान से बुलाकर। अब बात आती है बंगाल में क्या करता है। बंगाल में उस समय यानी जो पूर्वी बंगाल, उस समय राजधानी हुआ करती थी ढाका। ढाका का जो राजा था केदार, केदार को हराता है मानसिंह वहां पे, और वहां से शीला माता की मूर्ति उठाकर लाता है। ठीक है, बंगाल में नियुक्ति की जाती है। ढाका या बंगाल का जो राजा था पूर्वी बंगाल का केदार, इसको हराता है। यहां से यानी बंगाल से शीला माता की मूर्ति लेकर आता है। काले संगमरमर की मूर्ति है, काले पत्थर की मूर्ति है। आमेर के महलों में उसको स्थापित करवाता है। देखने जाओ तो देखना भाई, मंदिर है, गर्दन थोड़ी झुकी हुई है मूर्ति की, ढंग से देखो तो गौर करके देखना। ठीक है, तो शीला माता की मूर्ति लाकर आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना कि अपन बात कर लिए हैं कि आम यानी कछवा वंश की कुल देवी जमवाई माता, जो जमवा रामगढ़ में है। आमेर के कछवा वंश की जो इष्ट देवी है शीला माता है। ठीक है, शीला माता आमेर के कछवाहों की इष्ट देवी है, आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बंगाल में अकबर के नाम से अकबर नगर बसाता है। ठीक है, बंगाल में भाई अकबर के अधीन था, मुगलों के अधीन था में जाता है, तो ये अकबर के नाम पर अकबर नगर बसाता है, जिसको वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। अकबर नगर को, जो बंगाल में जो अकबर नगर है, उसको वर्तमान में राजमहल उसका नाम कर दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, जो यानी जगह जगह पर नियुक्ति होती है मानसिंह की। पहले काबुल, कोई भी भाई जो एक जो यानी बादशाह था उस समय, जैसे अकबर है, अब वो जगह जगह पर खुद तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे आज भी राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर जो अलग अलग स्टेट होते हैं उनमें मुख्यमंत्री होते हैं, फिर जो भाई सांसद एमएलए वगैरह होते हैं, फिर जो प्रधान होता है, जो भी होता है, जो क्रमवाइज जो होता है। ठीक है, गांव में सरपंच होता है, उससे नीचे यानी उप सरपंच, फिर वार्ड पंच होते हैं। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, जो पद होते हैं, तो इसीलिए नियुक्त किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं कि भाई जनता को कंट्रोल आराम से कर सके। जैसे एक आज राष्ट्रपति है जो इंडिया में प्रधानमंत्री है, अब वो पूरी जनता को थोड़ी नहीं संभाल सकते हैं, पूरी जनता से कांटेक्ट थोड़ी नहीं कर सकते हैं। जैसे फिर उनके नीचे वाले जो बंदे हैं, मंत्री हैं, वो कोशिश करेंगे जनता से मिलने की,
या फिर उनसे भी नीचे वाले जो पद है वो कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे बंगाल आज तक कंट्रोल में नहीं आ पाता है, उधर मैडम या दीदी खूब परेशान करती रहती हैं सेंट्रल वालों को, दिल्ली वालों को, ममता बनर्जी। तो वैसे ही उस समय में भी वे जो बंगाल में जो नियुक्ति की जाती है मान सिंह की जाती है। देखिए अब बंगाल की बात हो जाती है कंप्लीट, अब बंगाल से वापस बुला लिया जाता है। बंगाल के बाद में मान सिंह की नियुक्ति की जाती है बिहार में, बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। बिहार में रहते हुए मान सिंह ने उड़ीसा को कंट्रोल में कर लिया था, उड़ीसा को जीत लिया था। उड़ीसा वाले थोड़ा बहुत परेशान कर रहे थे। उड़ीसा में कतलू खान और नासिर खान नाम के दो बंदे थे। नासिर खान और कतलू खान ठीक है, बिहार के बाद में उड़ीसा का बंगाल के बाद में बिहार का सूबेदार बनाया जाता मान सिंह को। बिहार में रहते हुए उड़ीसा को नियंत्रित करता है, उड़ीसा को जीत लेता है। उड़ीसा में नासिर खान और कतलू खान थे, ये दोनों लोग परेशान कर रहे थे उड़ीसा में हिंदुओं को। जो उड़ीसा में पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसमें हिंदू लोगों को एंट्री नहीं दे रहे थे, एंट्री नहीं करने दे रहे थे। नासिर खान और कतलू खान थे जो। मान सिंह इन दोनों को हराता है और पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर को या मंदिर पर नियंत्रण करता है और वहां पर हिंदू मंदिरों की यानी हिंदू लोगों की भी एंट्री करवाता है, या हिंदू लोगों के लिए भी जो मंदिर को खुलवा देता है। जो नासिर खान और कतलू खान बैन लगा रखे थे हिंदू लोगों की एंट्री पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बिहार में रहते हुए उड़ीसा पर नियंत्रण कर लेता है, उड़ीसा के कतलू खान और नासिर खान को हराता है और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के लिए भी खुलवा देता है मान सिंह। मान सिंह धर्म में थोड़ी ज्यादा आस्था रखता था, कहीं से भी मूर्ति ले आता वो कहीं पर भी स्थापित करवा देता, मंदिरों को खुलवा देता, जैसे अभी नासिर खान और कतलू खान को भगा के। बिहार में रहते हुए एक किला बनवाता है बिहार में, रोहतासगढ़ का। ठीक है, बिहार में रोहतासगढ़ जगह पड़ती है, तो रोहतासगढ़ का किला बनवाता है मान सिंह, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। देखिए अपने नाम पर बिहार में मानपुर शहर बसाता है। ठीक है, मानपुर एंड बिहार में अपने नाम पर मानपुर शहर बसाता है। बिहार में ही एक जगह पड़ती है बैकटपुर। ठीक है, पटना के पास एक जगह पड़ती है बैकटपुर। ब्रैकेट में लिख लेना, पटना के पास बिहार में। ठीक है, तो पटना के पास बैकटपुर जगह पड़ती है। यहां पर भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, बैकटपुर में भवानी शंकर मंदिर, भवानी शंकर का मंदिर बनवाता है बैकटपुर में। देखिए इस जो मंदिर में है जो मूर्तियां हैं, गणेश जी की मूर्ति मिलेगी, माता जी की मूर्ति मिलेगी और भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। माता जी, गणेश जी और भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी। पटना के पास बैकटपुर नामक स्थान पर भवानी शंकर मंदिर है। इस मंदिर में माता जी, गणेश जी और भगवान विष्णु की मूर्तियां मिलेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। गया जो बिहार में पड़ता है, गया में एक मंदिर का निर्माण करवाता है महादेव जी के मंदिर का, जो शिव जी मंदिर होते हैं महादेव जी। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेना ये भी। गया बिहार में महादेव मंदिर का निर्माण करवाता है। देखिए अब थोड़ी सी और समझने की बात आती है। चांदपोल में हनुमान जी का मंदिर का निर्माण करवाता है मान सिंह। चांदपोल में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। आमेर में अपन बात कर चुके हैं, शीला माता की मूर्ति लेकर आता है बंगाल से और आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। सांगानेर में भी एक मंदिर का निर्माण करवाता है, भोमिया जी के मंदिर का। देखिए सांगानेर जो कस्बे का नाम पड़ा है, सांगा बाबा के नाम से पड़ा है। सांगा कोई कछवाहा शासकों का ही कोई पूर्वज रहा था।
उसके नाम पर जो भूमिया बन गया था और उसके नाम पर जो मंदिर का निर्माण करवाता है। सांगा बाबा जो भूमिया जी के नाम से पूजे जाते हैं सांगानेर में, तो भूमिया जी का मंदिर का निर्माण मान सिंह करवाता है। ठीक है, देखिए वापस बात बताऊं, शीला माता की मूर्ति मान सिंह बंगाल के राजा केदार को हराकर लेकर आता है और आमेर के महलों में स्थापित करवाता है। चांदपोल में हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाता है और सांगानेर में सांगो बाबू यानी कि जो भूमिया जी के मंदिर सांगा भूमिया जी का मंदिर का निर्माण करवाता है। सांगा जो मानसिंह के ही या कछवाहों के ही कोई पूर्वज थे जो भूमिया जी के रूप में पूजे गए हैं, उसके मंदिर का निर्माण करवाता है सांगानेर में। जयपुर के जो स्थानीय क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो बड़े लोग हैं, इस प्रकार का जो दोहा बोलते हुए आप सुन लोगे उनसे, सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी, लेव राजा मान। ठीक है, सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, आमेर की शीला देवी, लेव राजा मान। कि सांगानेर को सांगो बाबू यानी सांगानेर के जो सांगो बाबा वाला जो मंदिर है मान सिंह तैयार करवाता है। आमेर की जो शीला देवी है मान सिंह लेकर आता है बंगाल के राजा केदार को हराकर। और जो जो बात आती है चांदपोल के जो हनुमान जी मंदिर है, उसको अब जो मंदिर भी मान सिंह बनवाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए अब बात और आती है कि वृंदावन में एक मंदिर बनवाता है मान सिंह, राधा गोविंद का मंदिर। वृंदावन में राधा गोविंद का मंदिर बनाता है, या आप वाक्य लिख लेना। देखिए आमेर का जो महलों का निर्माण करवाता है मान सिंह करवाता है। आमेर के महल है हकीकत में देखने योग्य महल है। ये देखिए सौंदर्य काफी अच्छा रहा है आमेर के महलों में, मुगल प्रभाव काफी दिखाई देता है। महल साज सज्जा सौंदर्यता के रूप में देखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। किले अलग होते हैं, महल अलग होते हैं। किले सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते हैं, हालांकि जो कछवाहा शासकों ने सुरक्षा की दृष्टि से बाद में फिर जो किले बनवाए थे, एक तो नाहरगढ़ अपन आगे पढ़ेंगे और एक जयगढ़। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से वो बनाए गए थे जो किले नाहरगढ़ और जयगढ़। जो आमेर के महल है ये रहने के लिए बनाए गए थे। अपन मानते हैं कि बस शुरुआत में ही मुगलों के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो इनको ज्यादा कोई डर तो था नहीं। हालांकि फिर बाद में जो मराठे वगैरह जो परेशान करने लग गए थे, फिर बाद में सुरक्षा के लिए भी जो फिर 2 किले बनाए थे, जयगढ़ और नाहरगढ़। ठीक है, तो आमेर के जो महल है हकीकत में ही सौंदर्यता के प्रतीक हैं। अंदर से देखने पर काफी अच्छे हैं, विलासिता काफी उसमें उनमें दिखती है। ठीक है, तो सौंदर्य रूप काफी अच्छा रहा है आमेर के महलों का। कभी मौका मिले तो देखने की कोशिश करना। देखिए अब बात आती है इनकी जो एक रानी थी कनकावती। ठीक है, ये जो मानसिंह की रानी थी कनकावती, तो कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर। देखिए जगत शिरोमणि मंदिर जो है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात बताऊं, ये जगत सिंह इनके जो बेटे थे। ऐसा कहा जाता है कि मान सिंह के साथ इनके 3 बेटे काबुल अभियान यानी काबुल गए थे, मुगलों की तरफ से अफगानिस्तान गए थे। इनके जो 3 बेटे जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह। ठीक है, जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह मान सिंह के 3 बेटे इसके साथ अफगानिस्तान गए थे। वहां पर इन तीनों की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। सॉरी, अफगानिस्तान की बात नहीं है, बंगाल की बात है, बंगाल सूबेदारी की बात है। देखिए मान सिंह के 3 बेटे जगत सिंह, दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह बंगाल सूबेदारी के दौरान मान सिंह के साथ जाते हैं। वहां पर तीनों की मौत हो जाती है। जगत सिंह की माता कनकावती थी। कनकावती अपने बेटे जगत सिंह की याद में इधर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। इस जगत शिरोमणि मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। वो जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो मूर्ति है जिनकी पूजा चित्तौड़ में मीराबाई करती थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
चित्तौड़ अभियान के तहत, ये चित्तौड़ अभियान पर जब मानसिंह गया था तब उस मूर्ति को मानसिंह चित्तौड़ से ले आता है और जगत जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाता है। ठीक है, तो उस मूर्ति की पहले कभी मीराबाई पूजा करती थी। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि मीराबाई चित्तौड़ में जिस मूर्ति की पूजा करती है वो वर्तमान में कहाँ पर है? जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में। ठीक है, या जगत शिरोमणि मंदिर में मूर्ति कहाँ से लाई गई थी? चित्तौड़ से लाई गई थी, जिसकी जो पूजा मीराबाई करती थी चित्तौड़ में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, मानसिंह के लिए ऐसा कहा जाता है कि जो इसका जो बेटा था जगत सिंह, इसको शिक्षा दिलाने के लिए तुलसीदास जी को उत्तर प्रदेश से बुला लिया था मानसिंह ने। तुलसीदास जी जो रामचरित मानस लिखते हैं, तो जो वो तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी अवधी भाषा में। तो तुलसीदास से शिक्षा दिलवाने के लिए मानसिंह तुलसीदास को आमेर बुला लेते हैं उत्तर प्रदेश से कि आप मेरे बेटे जगत सिंह को पढ़ाइए, आपको जो पूरी सैलरी वैलरी मिल जाएगी, फीस मिल जाएगी, आराम से यहाँ पर रहिए और पढ़ाइए। दोहावली, गीतावली, इस प्रकार की जो और जो ग्रंथ है तुलसीदास जी के, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। रामचरित मानस भी अवधी भाषा में तुलसीदास जी लिखते हैं। अब ये बात हो चुकी है लगभग कंप्लीट। अब बात आती है कि मानसिंह के जो दरबारी विद्वान कौन थे। दरबारी विद्वान पुंडरीक विठल की बात करते हैं। देखिए, और भी अपन दरबारी विद्वानों की बात करेंगे, लेकिन पुंडरीक विठल थोड़े इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो पुंडरीक विठल थे मुख्य रूप से मानसिंह के कोई भाई था माधो सिंह, तो उनके पास रहा करते थे। ठीक है, माधो सिंह के पास रहा करते थे जो पुंडरीक विठल। लेकिन उस समय जो राजा था मानसिंह था, तो ये जो पुस्तकें लिखता है, तो अपन राजा के टाइम की बात कर रहे हैं। तो पुंडरीक विठल के समय राजा मानसिंह था, लेकिन रहता माधो सिंह के पास था ये पुंडरीक विठल। तो ये पुंडरीक विठल तो जो था ये पुस्तकें लिखता है। आप नाम लिख सकते हो, मैं बोलता हूँ। देखिए, एक पुस्तक लिखता है रागमाला। राग से 3 पुस्तकें लिखता है। आप याद करने का जो तरीका है, कैसे भी आप याद कर लेना। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। एक जो चौथी पुस्तक है नर्तन निर्णय, और एक जो 5वीं पुस्तक ध्वनि प्रकाश। यानी 5 पुस्तकों की अपन एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं। मुख्य जो पुस्तकें हैं ये 4 हैं, रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय। इन 4 का तो आप नाम याद रख ही लेना, और याद रखना चाहो तो ध्वनि प्रकाश भी रख लेना, क्योंकि जो लिखित जो एग्जाम होते हैं मेंस वाले, जो 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो फिर लिखना पड़ जाता है अपने को जो सभी जो पुस्तकें हैं। देखिए, जो पूरी याद नहीं है तो फिर क्या, तो कुछ तो फिर जो पूरी 4-5 किताबों के नाम अपन पढ़ते हैं, 4 यानी 5 में से 3 तो याद रह ही जाए। तो रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और ध्वनि प्रकाश, पुंडरीक विठल की 5 किताबें हैं। एक जो राय मुरारी दास दरबारी विद्वान थे मानसिंह के, तो उनकी जो पुस्तक है मान प्रकाश, राय मुरारी दास। ठीक है, दूसरे दरबारी विद्वान की बात कर रहे हैं। राय मुरारी दास की जो पुस्तक है मान प्रकाश है। और एक जो जगन्नाथ और दरबारी विद्वान हुए थे, तो जगन्नाथ की पुस्तक है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली भी की पुस्तक है एन जगन्नाथ की। अब देखिए, मानसिंह की जो उपाधियों की बात करें, इसकी 2 उपाधियां थी, मिर्जा राजा। देखिए, जो मिर्जा राजा और जो एक उपाधि थी फरजंद। तो मिर्जा राजा का मैं अर्थ बताऊं, जो मिर्जा राजा की जो उपाधि थी, मिर्जा जो उपाधि थी मुगलों की स्वयं की उपाधि होती थी। लेकिन जो मुगल थे इनको जो इस प्रकार की उपाधियां देके भाई जो मोटिवेट करते थे कि भाई आपको हमारे बराबर मानते हैं,
हमारा जो टाइटल है, हमारी जो उपाधि है आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई आप काफी अच्छा काम कर रहे हो और हम काफी उच्च स्तर पे आपको समझ रहे हैं या काफी उच्च स्तर पर आपको मान रहे हैं। तो मिर्जा राजा की उपाधि खुद मुगलों की हुआ करती थी, लेकिन ये इनको सम्मानित करने के लिए या मोटिवेट करने के लिए ये उपाधि मान सिंह को दी गई थी। ठीक है। एक जो फर्जंद की उपाधि है, फर्जंद का अर्थ की बात करें, फर्जंद का अर्थ होता है पुत्र। तो ये उपाधि मान सिंह को दी गई थी। तो ऐसा इनको लगवाते थे मुगल कि हम आपको बेटे के समान मानते हैं, आप हमारी जो सेवा में हो, हम भी आपको पुत्र या बेटे के समान मानते हैं। तो फर्जंद का अर्थ पुत्र होता है। मिर्जा राजा स्वयं की उपाधि हुआ है। ठीक है। देखिए वापस मैं बताने की कोशिश करूं। देखिए मानसिंह के जो दरबारी विद्वानों की अपन बात करें, मानसिंह जो दरबारी विद्वान था पुंडरीक विठल था। पुंडरीक विठल की जो 5 पुस्तकें हैं, रागमाला, रागमंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय और धुनी प्रकाश। ठीक है। तो ये 5 पुस्तकें हैं पुंडरीक विठल की। एक जो दरबारी विद्वान थे राय मुरारी दास थे, उनकी जो पुस्तक का नाम है मान प्रकाश। और एक जो जगन्नाथ भी यानी दरबारी विद्वान थे मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, उनकी पुस्तक का नाम है। मानसिंह की 2 उपाधियां थी, मिर्जा राजा और फरजंद। मिर्जा राजा जो स्वयं मुगलों की उपाधि हुआ करती थी और फरजंद का अर्थ होता है पुत्र। तो मुगल यानी इनको अपने पुत्र के समान मान रहे थे, ऐसा ये बता रहे थे और इनको उपाधि देते हैं फरजंद की। ठीक है। तो ये थोड़ी सी बात याद रखना। ये बात हो चुकी है कंप्लीट। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। आज अपन एक बड़ा राजा के तौर पर मानसिंह पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में और अपन बात करेंगे। और जो स्टार्टिंग वाली जो बातें किए हैं वो बेसिक फैक्ट थे, लेकिन वो भी समझने योग्य बातें हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।